अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम नाज़मुद्दीन नाज़िम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कनाडा आने के बाद मुझे बहुत से ऐसे काम करने पड़े जो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न से अपनी वाबस्तगी के दौरान बिहाइंड द कैमरा तो करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे अखबारात में मैंने कॉलम भी लिखे, उसके टेलीविज़न का मैं एंकर भी बन गया, मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं। तो मैंने जब ज़ूम इन के नाम से अखबार पाकिस्तान में कॉलम लिखा, वहां पर मैंने एक साहब का इंटरव्यू किया था, उनका नाम था अब्दुल गफूर चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये चौधरी साहब हैं और ये इनकी शख्सियत को हम आज और ज्यादा दरियाफ्त करेंगे। इनसे 2015 में मेरा वो इंटरव्यू हुआ था। तो आज मैं चाहता हूं कि 9 साल के बाद हम जब मिल रहे हैं तो देखें कि इन्होंने क्या कुछ अचीव की। तो साहब ये बताइए, मैं चाहूंगा सबसे पहले कि आप जरा अपनी जिंदगी की इब्तिदा के बारे में बताइए कि आपने शुरू कहाँ से किया था। मेरी पैदाइश जो है वो कामों की डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से है। मैं 28 जनवरी 1935 में पैदा हुआ और उस वक़्त कामों की जो था वो एक बहुत छोटा सा कस्बा था। उसके बाद ये है कि 1947 में पाकिस्तान बना, तो उसके बाद से स्लोली वहाँ की आबादी जो है वो बढ़ना शुरू हुई। तो मेरी जो इब्तदाई और सानवी तालीम जो है ये कामुकी में हुई और मैट्रिक पास करने के बाद बाकी तालीम जो है वो लाहौर में हुई। लाहौर में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए सोशल वर्क किया था और उसके बाद मैं एक प्रोग्राम के तहत 1965 में अमेरिका आ गया और वहाँ पे मैं 3 साल रहा और मैंने एमए सोशल वर्क की 2nd डिग्री मैंने हासिल की और उसके बाद मैंने वहाँ पे 1.5 ईयर के लिए फुल टाइम जॉब की और तकरीबन 3 साल के बाद मैं वापस पाकिस्तान चला गया। तो साहब ये बताइए आप कि ये सोशल वर्क को आपने क्यों चुना? आप एक देहाती बैकग्राउंड रखते थे और उसके बाद आप शहर में आए, पढ़ने का जब आपने इंतखाब किया तो आपने मास्टर की उसमें सोशल वर्क में, क्यों? असल में ना 2 चीजें थी। एक तो ये था कि उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क शुरू हुआ, तो ये एक नया प्रोफेशन था। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक मेरी याददाश्त का तल्लुक है, मैं हाई स्कूल में सोशल वर्क में मेरा इंटरेस्ट हो गया था और बज़्म अखलाक के तहत हमने एक छोटा सा ग्रुप स्टूडेंट्स का बनाया और उसकी इब्तिदा जो थी वो मसाजिद में जाके हम सफाई करते थे। चलिए, ये हो गया, आप अमेरिका चले गए। उसके बाद अमेरिका से आप जब तालीम हासिल करके पाकिस्तान आए तो यहाँ आके आपकी क्या सरगर्मी, यहाँ कहाँ गए? हाँ, मैं अमेरिका से वापस पाकिस्तान आ गया क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब थी। तो मैं 2 साल तक पाकिस्तान था। उसमें ये था कि अमेरिका और कनाडा दोनों जगह की मुझे इमिग्रेशन मिल गई और दूसरे नंबर पे मैंने तहैया ये किया हुआ था कि शादी मेरी पाकिस्तानी लड़की से होगी। शादी कराने के बाद हम 1970 में न्यूली मैरिड कपल के तौर पे हमने कनाडा का इंतखाब किया।
कनाडा का इंतखाब क्यों किया? उस वक्त तो लोगों की दौड़ हो रही थी अमेरिका की तरफ। हाँ, उसमें ये है कि जब मैं अमेरिका में था तो चूंकि मेरा छोटा भाई यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पीएचडी कर रहा था सोशियोलॉजी में, तो उसने कहा कि भाईजान दिस इज ए न्यू कंट्री एंड दिस इज देयर आर लॉट ऑफ ओपनिंग फॉर इमिग्रेंट्स। तो मैं चूंकि अमेरिका में रह चुका था 3 साल तक, और मुझे छोटा मुल्क होने के हिसाब से, नया मुल्क होने के हिसाब से मुझे ये ज़्यादा पसंद आया, और हमने यही तय किया कि आई हैव ए चॉइस कि अमेरिका जाऊं या कनाडा। तो मैंने कनाडा का इंतखाब किया। इससे पहले कि मैं आपके आगे यहाँ आने के बाद आपने क्या किया, यहाँ मेरे पास एक सवाल मेरे जहन में उभर रहा है। बताइए कि 1970 का कनाडा और 2024 का कनाडा, क्या फर्क महसूस करते हैं आप? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आबादी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा लोग आए हैं कनाडा में। जहाँ तक मेरी याददाश्त का तल्लुक है, मैं अब टोरंटो को तो पहचानता तक नहीं हूँ, इतना वो आबादी के लिहाज से भी इतना वसी हो गया है, और जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिहाज से भी रकबे में ये टोरंटो GTA बन गया है। शोएब साहब, ये बताइए कि जब आप यहाँ आए तो आपको यहाँ आने के बाद जॉब की तो बड़ी मुश्किल हुई होगी। असल में बात यह है कि ये वो वक्त था, अगर आपके पास अमेरिकन डिग्री है तो आप जंगल में भी चले जाएं तो वहाँ भी आपको जॉब मिल जाएगी। तो वैसे भी ये है कि इतने ज़्यादा तादाद में उस वक़्त यहाँ इमिग्रेंट्स नहीं थे, तो मुझे तो 1 महीने के अंदर जॉब मिल गई, और मैंने चाइल्ड वेलफेयर में 27 वर्ष तक काम किया। आपके जॉब की नौयत क्या थी? यहाँ पे ओंटारियो प्रोविंस में बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट है, उसको कहते हैं चाइल्ड वेलफेयर एक्ट। उसके तहत दूसरे जो प्रोविंस हैं वहाँ तो मिनिस्ट्री है, उसके तहत एक डिपार्टमेंट है। ओंटारियो इसलिए मुख्तलिफ है कि यहाँ पे काफ़ी चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज जो हैं, जिनको चिल्ड्रन एड सोसाइटीज़ कहते हैं, और वो हर बड़े शहर में मौजूद हैं। उस चाइल्ड वेलफेयर एक्ट के तहत बच्चों की परवरिश के नुक्ता नज़र से, बच्चों की प्रोटेक्शन के नुक्ता नज़र से, वो ये एजेंसीज का मैंडेट है कि अगर कोई बच्चा जो है वो अब्यूज़ का शिकार होता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, वो सेक्सुअल भी हो सकता है, वो इमोशनल भी हो सकता है। चलिए हम अब आते हैं, आपकी जिंदगी का एक बड़ा अहम पहलू है, वो है वॉलंटियरिज्म। ये वॉलंटियरिज्म जो है, या वॉलंटियर या रज़ाकाराना काम, ये आपको इसका ख्याल, ये तो तय है कि आप क्योंकि ऐसे काम कर रहे थे तो लिहाजा इस तरफ आप आ गए। ये कब और कैसे शुरू किया? मैं जी 1997 में मेरी रिटायरमेंट हो गई, और उसके बाद मैंने महसूस किया कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे उम्र के अलावा अच्छी सेहत भी दी हुई है, तो मैं क्यों ना जॉब जो है
جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کو کام میں لاؤں، اور میں نے والنٹیئرزم کی طرف میری توجہ ہو گئی۔ آپ یہ بتائیں کہ اس شعبے میں آنے کے بعد والنٹیئر آپ کے کیا کیا اہم ٹارگٹس تھے، ان میں آپ نے کام کیا اور اس میں کیا اچیومنٹس تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ 1 سال میں نے اسنا کے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کیا، اور ان کا ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی اینڈ سوشل سروسز اسٹیبلش کیا۔ بہت خوب۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اکنا ریلیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شوکت حسین صاحب، ان کو جب معلوم ہوا 2015 میں کہ میں اپنے نجی دورے پہ پاکستان جا رہا ہوں، تو وہ دوستی کے علاوہ ان کو یہ تھا کہ بھئی میں پروفیشنل سوشل ورکر ہوں اور مجھے والنٹری کاموں میں بھی بہت زیادہ دلچسپی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی الخدمت فاؤنڈیشن میں انہوں نے 2-3 ہاسپٹلس کو اکنا ریلیف نے فائنینشلی سپورٹ کیا ہوا ہے، تو میں ان کی پراگرس کو جا کے دیکھوں اور ان کو ایویلیویٹ کروں اور رپورٹ بیک کروں۔ اور اسی طرح ریڈ فاؤنڈیشن میں جو تقریباً ان کے 400 اسکول ہیں، تو وہاں بھی میں نے ان کے چند ایک اسکول وزٹ کیے۔ آپ پاکستان گئے اور آپ نے جا کے وہاں پر یہ سارے اسکول وزٹ کیے؟ جی ہاں، تو میں واپس آیا تو میری جو رپورٹ تھی اس میں سب سے زیادہ مجھے ریڈ فاؤنڈیشن کے اسکول جو تھے نا، ان سے میں بہت متاثر ہوا، اور میں نے اکنا ریلیف کو کہا کہ چونکہ وہ ریڈ فاؤنڈیشن والے آپ کے پاکستان میں پارٹنر ہیں، تو ان کو کہیں کہ میں ایک اسکول اسپانسر کرنا چاہتا ہوں، تو وہ پرپوزل بنا کے بھیجیں۔ تو انہوں نے 2015 کے آخر میں، میرا دورہ جو تھا وہ 2015 کے شروع میں تھا، تو انہوں نے پرپوزل بنا کے بھیج دی، اس کا بجٹ کیا ہوگا اور اس کے سارے میپس وغیرہ۔ تو ماشاء اللہ میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اسکول کی عمارت جو تھی وہ 2016 کے جنوری میں شروع ہو کے نومبر کے آخر تک مکمل ہو گئی، یعنی 1 سال میں۔ دوبارہ بولیے گا، یہ اتنی حیرت انگیز بات آپ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اصل میں یہ ہے کہ وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ریڈ فاؤنڈیشن کوئی اس وقت کے حساب سے کوئی 25 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور ان کو اسکول کنسٹرکٹ کرنے کا بھی تجربہ تھا اور ان کو مینج کرنے کا بھی تجربہ تھا۔ یہ 1 سال میں مکمل ہو؟ ہاں، 1 سال میں بلڈنگ مکمل ہو گئی، اور اس میں انہوں نے یہ بات بھی ان کے ذہن میں تھی کہ جو ایگزسٹنگ اسکول تھا وہاں پہ گریڈ 8 تک، وہ پرانی اس کی عمارت تھی، تو عمارت ویسے تو صاف ستھری تھی لیکن وہ بہت پرانی تھی، وہ ڈینجرس بھی ہو سکتی تھی۔ تو وہ یہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی بھی خوش قسمتی ہے، اسٹاف کی بھی خوش قسمتی ہے کہ وہ 1 سال کے اندر وہ شفٹ ہو گیا پورا کا پورا اسکول۔ یہ اسکول آپ نے کس کے نام کیا؟ یہ اسکول جو ہے یہ میں نے، یا بلکہ یہ کہنا چاہیے ہم نے اپنے والدین کی یاد میں بنایا، اور اس کی میں اس وقت تک اس نتیجے سے پہنچ چکا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے نا، اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ،
یہ اسکول جو ہیں یہ صدقہ جاریہ ہوگا، اس لیے کہ جب تک وہ عمارتیں کھڑی ہیں اتنی دیر تک طالب علم جو ہیں یا طالبات جو ہیں وہ اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ جوہر صاحب یہ بتائیے آپ کہ ابھی کوئی اور بھی وہاں کوئی پروجیکٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں؟ آپ نے صرف ایک ہی اسکول بنایا؟ نہیں، اصل میں یہ ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ اتنے اچھے طریقے سے اسکول کی عمارت بنی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کی جو تعداد تھی وہ بھی ہر سال بڑھتی رہی اور اس کی ضروریات بھی بڑھتی رہی، تو اس اسکول کی اس وقت 4 عمارتیں ہیں۔ جو پہلی عمارت تھی ایل شیپڈ جس میں 10 کلاس روم تھے، تو اس میں ایک منزل کا اضافہ کیا گیا تو 5 کلاس روم اس پہ ایڈ ہوئے۔ تو اب وہ جو بلڈنگ نمبر 1 ہے اس میں 15 کلاس روم ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں، کیونکہ بچے اور بچیاں دونوں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلاک جو ہے اس کو ایکیڈیمک بلاک ہیں اور اسکول کے پرنسپل کا دفتر اور ایڈمنسٹریٹو جابز جو ہیں ہاں وہ دوسری جگہ پہ، اور اس کی پھر انہوں نے پروپوزل سبمٹ کی، اور یہ سمجھیں کہ سیکنڈ پروپوزل تھی، پہلی اپنا دوسری پروپوزل تو تھی نا تیسری منزل کی، اور یہ جو تھا ایڈمنسٹریٹو بلاک وہ پھر آپ نے بنا کے دیا؟ ہاں بنا کے دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جب ہوا ان کو تو یہ ان کا خیال آیا کہ بھئی میں اتنا زیادہ انوالوڈ ہوں، تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ وہ گریڈ 8 تک 8ویں جماعت تک یہ اسکول ہے، لیکن یہ ہے کہ 6ٹھی جماعت کے بعد جو لڑکے ہیں نا وہ ایج فیکٹر کی وجہ سے ان کو وہ اپنے دوسرے ہائی اسکول میں بھیج دیتے ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم ایک بوائز کیمپس بنا لیں، ہمارے پاس زمین ہے، وہ ایڈجسٹنٹ ہے زمین، تو اس کی ہائی اسکول کی جو کلاسز ہیں وہ لڑکوں کے لیے علیحدہ ہو جائیں اور ان کی سیپریٹ انٹرنس ہوگی، لیکن پھر بھی وہ مین کیمپس کا حصہ ہوں گے۔ تو وہ ماشاءاللہ وہ بھی بن گئی۔ اچھا، وہ کب بنی؟ اب وہ یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ 4 بلڈنگ بنانے کے لیے، بلکہ 5 کہنا چاہیے، وہ تقریباً 8 سال لگ گئے، یعنی ہر سال ہر دوسرے سال وہ ایک اضافہ ہوتا رہا۔ لاسٹ جو تھا نا جو 2 سال پہلے مکمل ہوا، وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نے جب اس اسکول کی بلڈنگ دیکھی اور اس کی مینجمنٹ دیکھی تو وہ بہت امپریس ہوئے، تو انہوں نے اس کو ہائی اسکول کا درجہ دے دیا۔ اچھا۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہمارا ہائی اسکول تو بن گیا ہے، لیکن ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دوسرے سینٹر میں جا کے امتحان دینا پڑتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے اسکول کو سینٹر بھی بنا دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ایک ایسا ہال بنا دیں جو کامپلیکس کا حصہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ ملٹی پرپز ہو، یعنی عام حالات میں
वो पार्टीशन होके 3 क्लासेस बन जाएं, और जब उनको हॉल की जरूरत हो वो हॉल बन जाए, तो वो हॉल बन जाए। अच्छा, तो वो बन गया फिर? हाँ, वो बन गया। अच्छा, वो लास्ट आपका वो जो है क्या? प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो सब मैं ये कोई और काम आपका, आप ये समझते हो ये तो इतना बड़ा काम है, उस स्कूल के लिए जो कुछ आपकी खिदमात हैं, ये है किस पर्टिकुलरली किस जगह पर? इसका नाम बढ़ंग है, और ये आज़ाद कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट दिम्बर है। अच्छा, दिम्बर जो है वो उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, और जैसे टोरंटो फैला है इस तरह वो शहर भी फैला है। और ये बढ़ंग एक गांव होता था, तो अब वो शहर का हिस्सा बन गया है। मतलब है बच्चे जो हैं वो बढ़ंग के अलावा दिम्बर से भी आते हैं। और अब रीड फाउंडेशन ने पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम मेरे वालिदैन के नाम पर, उनकी मेमोरी में, इट इज कॉल्ड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। ये चूंकि 5 बिल्डिंग हो गई है ना। तो सब बात हो गई हमारी, आपने बताया कि आपने एजुकेशन के साथ साथ आप हेल्थ सेक्टर में भी आ गए, लेकिन आपने मुझसे जिक्र किया था कि स्कूल एक और भी था, वो उसके मुताल्लिक कुछ बताइए। वो असल में स्कूल नंबर 1 का इतना तजर्बा अच्छा रहा, और इसमें ये था कि अगरचे मेरी मेजर कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन ये हमारा फैमिली प्रोजेक्ट था। हमारे 5 हम बहन भाई हैं और मेरे बच्चे जो हैं, इट्स ए फैमिली प्रोजेक्ट और वी आर पार्ट ऑफ इट। तो वो पिछले साल उसकी मार्च 15 को 2023, जी हाँ, उसकी ओपनिंग सेरेमनी भी हो गई। तो वो उसको हम स्कूल नंबर 2 कहते हैं। रीड फाउंडेशन ने जितना भी हमसे ताउन किया है ना, ये दोनों स्कूल जो है ना, ये हाई स्कूल फॉर गर्ल्स होंगे इवेंचुअली। ये जो लड़के हैं इनके लिए अलहदा कैंपस होगा। मेरा ये तजर्बा है कि आप एक मर्द को तालीम देते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक आदमी को, और अगर औरत को तालीम देते हैं तो एज ए वाइफ, एज ए मदर, आप पूरी कम्युनिटी को तालीम। हाँ, तो जाहिर है कि बच्चों की परवरिश में माँ का बहुत हिस्सा है। अगर माँ पढ़ी लिखी है ना, तो उसको तालीम की कदर भी होगी और उसकी ख्वाहिश भी होगी कि उसके अपने बच्चे भी और कम्युनिटी के बच्चे जो हैं वो भी तालीम हासिल करें। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि आपसे मालूम करते हैं कि ये जिंदगी आपने 1935 से आपने कहा कि ये शुरू हुई और आज 2024, क्या फर्क आपको महसूस होता है इसमें? बस ये है कि मैं बड़ी मेरा अपना जो तजर्बा वो ये है कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो हमारी निस्बत बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अच्छा, क्योंकि वो अभी बच्चे ही होते हैं, तो माएँ जो हैं वो टीवी को एज ए बेबी सिटर इस्तेमाल करती हैं। आप वो काम करती रहती हैं, बच्चे टीवी देखते रहते हैं। अगरचे वो कार्टून से शुरू होते हैं, लेकिन ये है कि वो प्री स्कूल डेज में ही वो गेम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो वो आपका ख्याल है कि ये जनरेशन, आपका ख्याल है कि ये जनरेशन जो है वो ज्यादा स्मार्ट है और ज्यादा। ख़वातीन हज़रात, एक बात मैं खास तौर पे चॉइस साहब से मैं करना चाहूँगा, वो ये कि महमूद शाम साहब एक बड़ा नोन
नाम है, आप सब उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अपने सहाफत के हवाले से एक पूरी सहाफत की तारीख है। उन्होंने एक रिसाला निकाला, एक जरीदा अतराफ के नाम से, जिसके चौधरी गफूर साहब यहाँ पर रेजिडेंट एडिटर हैं। तो मैं चौधरी साहब से मालूम करना चाहूँगा कि सबसे पहले कि महमूद शाम साहब से इनके कैसे ताल्लुकात हैं और ये बात कैसे सामने आई कि जी इनको यहाँ पर रेजिडेंट एडिटर होना चाहिए। महमूद शाम साहब को से मेरा गायबाना तारुफ तो उस वक्त से था जब वो उनकी पहली जॉब हफ्ता रोज़ा कंदील जो कि नवाए वक्त पब्लिकेशंस का वीकली था, तो वहाँ पे उनकी पहली जॉब थी। उसके बाद फिर वो कराची चले आए। तो हमारे पास चूँकि कंदील आता था नवाए वक्त के अलावा, तो इस तरह हमारा तारुफ था। नाम मैंने सुना हुआ था, लेकिन आज से 10 साल पहले वो उनके 2 बेटे यहाँ पे होते हैं, एक मिल्टन में कनाडा में और दूसरा ऑटावा में, और वो उन्होंने अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर किया, वो आए। तो यहाँ पे फेस टू फेस उनसे तारुफ हो गया। ठीक है। तो वो यहाँ की लाइब्रेरीज में किताबों के अलावा जो प्रोग्राम है उनसे बड़े मुतासिर थे कि भाई ये ओंटारियो गवर्नमेंट की तरफ से भी और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम है, औरतों के लिए प्रोग्राम है। यानी ये गवर्नमेंट जो है ये लाइब्रेरीज को ग्रांट्स वगैरह देती हैं इन प्रोग्रामों के लिए। तो वो उन्होंने एक मजमून सा लिखा फेसबुक पे कि भाई ये प्रोग्राम मैंने देखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर उन्होंने कोई रह गया है तो हम लोग उसको, वो जो इंफॉर्मेशन गैप है उसको पूरा करें। तो मुनीर, परवेज सामी और मैंने रिस्पॉन्ड किया और उसको हमने आर्टिकल की सूरत में उनको भेजा। तो ये मेरा फिर फेस टू फेस उनसे तारुफ हुआ। अब उनका रिसाला यहाँ आता है, PDF कॉपी उसकी, और आप यहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तजर्बा आपका कैसा रहा? हाँ, असल में यही बात थी कि वो वापस पाकिस्तान जाने के बाद ना उन्होंने मुझे एक नोट भेजा या एक मुख्तसर सा खत भेजा, कहने लगे कि मेरी सोच से वो बहुत मुतासर हैं और मैं अतराफ के मतलब सोचता हूँ और नित नए आइडियाज उनको भेजता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी टीम में शामिल हो जाए। तो मैंने कहा मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ, तो मैं कैसे आपके लिए कारआमद साबित हो सकता हूँ। तो वो कहने लगे कि भाई आप सीनियर सिटीजन हैं, यहाँ जितने लाइब्रेरी वगैरह में प्रोग्राम हैं या ओंटारियो गवर्नमेंट के या फेडरल गवर्नमेंट के, उस पर आप लिखें। मैंने कहा फिर मसला ये पैदा हो जाएगा कि मुझे उर्दू टाइप करना नहीं आती। वो कहने लगे नहीं आप अंग्रेज़ी में ही भेज दें, हमारे पास एक तर्जुमा करने वाले बहुत काबिल इंसान हैं, वो तर्जुमा भी करेंगे और टाइप भी करेंगे। तो मैंने खुश दिली से वो पेशकश कबूल कर ली और अब मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ। बकौल उनके टीम के नामों में फ्रंट पेज पे खाकसार का भी नाम है। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब।